ठीक है, अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ, वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, इकाई के घनमूल, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना। इसको हम दोबारा प्रॉपर तरीके से इसकी कुछ चीज़ें और आपको कंक्लूड करके बतानी है मुझे, इसलिए मैंने इस हेडिंग को लिया है, इकाई के घनमूल। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि 1 की पावर 1/3 के 3 मूल आए थे, कौन कौन से आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हम जान चुके हैं, राइट। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ये मैंने बताया था -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या था, है ना, वो था -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। क्लियर, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से रिलेटेड दो चीज़ें हैं जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। पहला रिजल्ट हमारे को मिलता है, पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो 0 आएगा। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 10 प्लस 10, तीनों आपके सामने हैं, इन तीनों को ऐड करते आपको दिख जाएगा 0 होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ओमेगा की पावर 3n हमेशा 1 होगा अगर n इंटीजर है तो। कैसे कैसे देखिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अगर मैं ओमेगा का क्यूब निकालता हूँ तो क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कितना है आपका -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कितना है, -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। ठीक है, ओके, कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा -1 और 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा +3 आ जाएगा ना, और √3 आइटा माइनस माइनस वाला कट जाएगा, डिवाइड बाय 4। कितना आंसर आ गया, 1। सिंपल। ठीक, तो कहने का मतलब दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात याद रखिए, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3n 1 होगा अगर n इंटीजर है, तो ओमेगा क्यूब हो, ओमेगा की पावर 6 हो, ओमेगा की पावर 9 हो, हमेशा याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं लूँगा, छोटे बड़े सब तरह के, पर ध्यान रखिएगा, इस बात को दिमाग में रख के चलें, राइट। अच्छा, तीसरी बात हम ध्यान रखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ठीक है ना, ये हमेशा 3 होगा अगर n इंटीजर है तो। कैसे भाई, n 3 का मल्टीपल है, अगर n 3 का मल्टीपल है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो अगर n 3 का मल्टीपल है ना, सॉरी n 3 का मल्टीपल है, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणांक है ना, n पूर्णांक है, लेकिन जैसे n 3 का गुणांक होना चाहिए, 3, 6, 9, 12, तो n बराबर 3 के आप बोल सकते हैं, n बराबर 3 के बोलिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। n बराबर अपन बोल सकते हैं 3 के, जहाँ के पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे बोल सकते हैं, n बराबर 3 के है तो ये हमेशा क्या होगा भाई, ये भी 3 का पूर्णांक, 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो हमेशा 1 + 1 + 1 3 आएगा। अच्छा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, अन्यथा, है ना, अन्यथा ऊपर वाली कंडीशन को छोड़कर उनने अन्यथा बोली है, या आप ये बोल सकते हैं कि n 3 का मल्टीपल नहीं है, n 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या है, n कुछ भी हो जाए, 3 के अलावा कुछ भी ले लो, 4, 5, 6 जो भी लेना, 4, 5 ले लो, 6 मत लेना, 3 का मल्टीपल नहीं लेना। ठीक है, तो जैसे मैंने n 4 ले लिया, अगर n 4 ले लिया तो क्या होगा भाई, ये आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 आएगा। ठीक है, अच्छा, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है भाई, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 8 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये हमेशा 0 आएगा, अदरवाइज हर केस में कुछ भी लो आप, n के तो 4 लो, 5 लो, 7 लो, 8 लो, है ना, 10, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 तो वैल्यू 3 आएगी, अन्यथा अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू विल भी 0 आएगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, सारे लोग ध्यान रखेंगे, हर बात ध्यान रखें इस केस में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, अब बात आती है इसको प्लॉट कैसे करेंगे, है ना, इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको ज्योमेट्रिकली फील करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली कैसे फील करते हैं, 1 की पावर, है ना, 1/3 के 3 मूल थे, है ना, 1, दूसरा मूल है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। ठीक है, और तीसरा मूल है -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। ठीक है, 3 मूल है, इसको मैंने प्लॉट किया। अच्छा, इसको मैंने जब प्लॉट किया तो ये आएगा बेटा 1,0, करेक्ट है। ठीक है ना, ये वाला जब मैं प्लॉट करूँगा, इस पॉइंट को आप ढंग से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, -1/2 √3/2। ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, -1/2 और -√3/2। क्लियर, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है -1/2 और √3/2 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ बेटा, -1/2 और -√3/2 लिखा हुआ है। समझ में आ गया, इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, समझ में आ गया।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 1 की पावर 1/3 के 3 मूल निकाले, ये 3 मूल आपके सामने आए, उन तीनों मूलों को मैंने प्लॉट किया। जब मैंने इनको प्लॉट किया तो 1,0 यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, ठीक है। अगर आप डिस्टेंसेज निकालेंगे, इनकी क्या निकालेंगे बेटा, डिस्टेंसेज निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, डिस्टेंसेज, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगी 3/2, 9/4 प्लस 3/4 12, √3 आएगी, ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, है ना। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, √3/2 प्लस √3/2, 2√3 है ना, √3 आ जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, ये भी √3 आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो तीनों मूल थे, इकाई के जो तीनों घन मूल थे, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। ये आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है वो आपके सामने है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों के तीनों जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, अगर यहाँ से एक सर्कल बनाया जाए, बना ले सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट कितना है हमारे पास, 0,0, करेक्ट है सर। अगर 0,0 से मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा तो ये 1 है, दिख रही है सबको। अगर मैं 0,0 से ये डिस्टेंस निकालूंगा तो ये क्या है बेटा, ये भी 1 है, ठीक है। और अगर हम 0,0 से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो भी 1 है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0,0 इसका परिकेंद्र है, ठीक है। 0,0 इसका केंद्रक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सब सेम ही होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 0,0 जो है इसका परिकेंद्र बोलो, है ना, आप इसका केंद्रक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो कितनी सारी बातें हमने बोली, क्या बोला हमने कि 1 की पावर 1/3 यानी इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। तथा अगर हम बोला जाए कि और अगर उस त्रिभुज का जो परिकृत वृत्त होगा, यानी उसका जो सरकम सर्किल होगा, उसका सेंटर क्या होगा बेटा, 0,0 होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको और ढंग से देखते हैं। देखो, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, e की पावर आइटा 2π/3, और ये चीज़ क्या लिखी हुई है, e की पावर आइटा 4π/3, ये लिखा हुआ है पक्का, ठीक है। तो आप बताइए एंगल कितना होगा, 2π/3। ये एंगल कितना होगा, 2π/3। ये एंगल कितना होगा बेटा, 2π/3। ये एंगल कितना होगा, 2π/3, ठीक है ना। तीनों एंगल कितने हैं, 2π/3। समझ में आ गया। यहाँ से 2π/3 रोटेट किया तो मुझे ये मिला, यहाँ से 2π/3 रोटेट किया तो मुझे ये मिला, और यहाँ से 2π/3 रोटेट किया तो मुझे वापस ये मिलेगा, क्लियर। तो ये हो गया इकाई के घनमूल के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर पॉइंट, सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि रिलेटेड है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। अच्छा, एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो भी देखिए आप लोग, है ना। देखिए, ये क्या है आपका ओमेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी मैं मूल बिंदु में इमेज लूँ, क्या लूँ, इसकी मूल बिंदु में इमेज लूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी मूल बिंदु में इमेज लूँ तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम। तो ये पॉइंट क्या आएगा बेटा, ½ माइनस √3/2, है ना। और अगर मैं इसकी मूल बिंदु में इमेज लूँ, है ना, तो यहाँ क्या, यहाँ पहुँच जाएंगे हम। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ½ √3/2। समझ में आ गया, क्लियर। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसकी मूल बिंदु में इमेज लेंगे तो ये मिलेगा, इसकी मूल बिंदु में इमेज लेंगे तो ये मिलेगा, क्लियर। अच्छा, हम मूल बिंदु में जब इमेज लेते हैं तो अगर ये ओमेगा है तो ये क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा, क्लियर, पक्का। और इसकी मूल बिंदु में इमेज लेते हैं तो क्या होगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। श्योर है, 100% श्योर है। अब आप एक चीज़ समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ, आप गणित समझो। आप गणित क्या कहती है, गणित ये कहती है, क्या ये जो माइनस ओमेगा है, अगर हम देखें, अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की इसमें इमेज लेता, रिपीट कर रहा हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं वास्तविक अक्ष में इमेज लेता, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वास्तविक अक्ष में जो इमेज लेता ये पॉइंट मिलता। तो क्या इस पॉइंट को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर बार बोल दूँ, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की, अगर मैं वास्तविक अक्ष में इमेज लेता तो ये पॉइंट क्या होता, ओमेगा बार होता। तो क्या मैं इस पॉइंट को ओमेगा बार बोल दूँ, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया। कहने का मतलब क्या है भैया, कहने का मतलब है सीधी सीधी गणित है, गणित है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये माइनस ओमेगा बोल सकते हो, इसकी इमेज लेंगे तो क्या बोल सकते हो आप, इसे माइनस ओमेगा बार भी बोल सकते हो, एक ही बात है। समझ आ गया, कहने का मतलब ये है। तो आप यहाँ से एक बात बोल सकते हो, ओमेगा करेक्ट, माइनस ओमेगा बार करेक्ट, माइनस ओमेगा, ठीक है, करेक्ट, और ओमेगा बार, रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा बार करेक्ट, ओमेगा बार करेक्ट, और माइनस ओमेगा, ठीक है, 4 हो गया। ओमेगा माइनस ओमेगा हो गया, ओमेगा बार और माइनस ओमेगा बार हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक आयत के शीर्ष है। किसके हैं, आयत के शीर्ष हैं। और अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो वर्ग के शीर्षों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप वो देख लीजिएगा, अगर डिस्टेंस बराबर आती है तो ये वर्ग बन जाएगा। समझ में आ गया। तो बेसिकली किस पे लाई करते हैं, ये एक रेक्टेंगल पर लाई करते हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट है ज्योमेट्रिकली जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इक्वेशन है, x² + x + 1 = 0। अगर आप इसमें सीधे आचार्य लगाएंगे तो ये आ जाएगा
तो ध्यान रखिए इसके रूट्स हमेशा याद रखने चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, हमेशा याद रखो इसके रूट्स ये होते हैं, ठीक है। और अगर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0 है तो एक्स बराबर क्या आता है 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 आता है, ठीक है। तो ये रूट होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा याद रखो आप, हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, समझ में आ गया, ये हमेशा याद रखिए आप, क्लियर। तो इस इक्वेशन के रूट हमेशा याद रखिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इस इक्वेशन के रूट हमेशा याद रखिए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन करने में हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। अच्छा, एक पॉइंट और मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है ना, एक लिखा हुआ z और एक लिखा हुआ है ओमेगा z, ठीक है। जैसे हम बोलते थे एक z लिखा होता था, एक आइटा z लिखा होता था, ठीक है। तो जैसे मुझे z से और आइटा z बनाना है तो हम क्या करते थे, अगर मेरे पास z है और मुझे आइटा z बनाना है, अगर मेरे पास z है और मुझे आइटा z बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करता था, आइटा z बन जाता था। क्यों? क्योंकि आइटा का एम्पलीट्यूड π/2 होता है, आइटा का एम्पलीट्यूड π/2 होता है। तो अगर मुझे z से 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मुझे आइटा z मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड π/2 होता है। ओमेगा का एम्पलीट्यूड क्या होता है? ओमेगा होता क्या है भाई? ओमेगा होता है e की पावर आइटा 2π/3। अगर मुझे z पता है और अगर मुझे ओमेगा z चाहिए, कितना रोटेट करूं? अगर मुझे ओमेगा z चाहिए तो मुझे 2π/3 डिग्री से रोटेट करना पड़े, 2π/3 से रोटेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है, अगर कभी भी आपको z से ओमेगा z चाहिए तो बेटा कितने डिग्री से रोटेट कर दो, 120 डिग्री से रोटेट करो, यानी 2π/3 से रोटेट करो। समझ में आ गया? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। समझ में आ गया? अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे और इसमें एक दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं, है ना, वो आप देख लीजिए। जो जैसे कुछ रिजल्ट हमेशा हम बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं बच्चों को, बट हमेशा याद रखो। देखिए देखिए कैसे, देखिए AQ माइनस BQ, है ना, मैं आपको बताता हूँ AQ माइनस BQ। एक तो हम लिखते ही हैं नॉर्मल वे में, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो AQ माइनस BQ हम सब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ माइनस BQ हमें पता ही है क्या लिखते हैं, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये तो हम सब लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, है ना, और ये वाला जो पार्ट है उसको लिख सकते हैं A प्लस B ओमेगा और A प्लस B ओमेगा स्क्वायर। मैं एक बार चेक करूँगा ज़रूर, आई थिंक यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर आएगा माइनस AB ओमेगा और माइनस AB ओमेगा स्क्वायर प्लस AB, करेक्ट है, ये आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसी तरीके से अगर हम AQ प्लस BQ की बात करें तो वो भी हमें याद होना चाहिए, क्या होता है, A प्लस B होता है ना, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, A प्लस B हो गया, और ये चीज़ पता है क्या है, ये चीज़ है A प्लस B ओमेगा और क्या है A प्लस B ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? तो बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बराबर ये है और ये चीज़ बराबर ये है, सीधा सीधा फंडा है, इस पर कुछ दिमाग लगाना, लेकिन क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, अब सारे तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे, राइट। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1 की पावर 1/3 के मूल क्या होते हैं, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा की पावर 3n क्या होगा, है ना, और ये सब रिजल्ट हमारे काम में आएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है यदि z, है ना, यदि z WZ यानी ओमेगा z और z प्लस ओमेगा z से बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है, तो आपको बताना है मॉड z क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, हमने ऐसा क्वेश्चन तब देखा था जब क्वेश्चन था z आयोटा z और z प्लस आयोटा z। मैं रिपीट करता हूँ, हमने ऐसा क्वेश्चन तब देखा था जब z आयोटा z और z प्लस आयोटा z दे रखा था, तो वहाँ पर भी हमने जो किया था वही यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो z ओमेगा z, बस इतना ध्यान रखिएगा, जब आयोटा z था तो हमने 90 डिग्री से रोटेट किया था, अब ओमेगा z है तो हम 2π/3 डिग्री से रोटेट करेंगे, राइट, 2π/3 से रोटेट करेंगे, राइट। देखिए तो क्या होगा, देखिए आराम से देखिएगा, ये कौन है, ये z है, क्लियर, ये कौन है, ये ओमेगा z है, क्लियर। कितने एंगल से रोटेट होगा भैया, 2π/3 से, कितने से, 2π/3 से, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, बना दिया आपने, ठीक है। ये कौन है भैया, ये z है, ठीक है, ये कौन था, ये z है, ठीक है, ये कौन था, ओमेगा z है, तो ये कौन होगा, ओमेगा z होगा, ठीक है। ये क्या होगा भैया, ये z प्लस ओमेगा z होगा, z प्लस ओमेगा z, क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको केवल उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए जिसके शीर्ष, है ना, जिसके शीर्ष ये हैं z ओमेगा z और z प्लस ओमेगा z, ठीक है। ध्यान रखना ये वो शीर्ष हैं, इनसे बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये शीर्ष हैं, ठीक है। तो इनसे बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इन शीर्ष कौन कौन से हैं, z हो गया, ओमेगा z हो गया और z प्लस ओमेगा z हो गया, ठीक है ना। ये त्रिभुज आपका हो गया, z हो गया, ओमेगा z हो गया और z प्लस ओमेगा z हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है।
मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तो या तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, है ना, उसको निकालने की बजाय मैं किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पसंद करूंगा, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पसंद करूंगा, क्योंकि ज़्यादा आसान है मेरे लिए, राइट। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ, करेक्ट, हाफ। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, कोई भी दो भुजाएं उनके बीच के एंगल का साइन, हाफ कोई भी दो भुजाएं उनके बीच के एंगल का साइन, हाफ कोई भी दो भुजाएं, तो एक भुजा ये रही मॉड जेड, एक भुजा ये रही मॉड ओमेगा जेड, हाफ मॉड जेड और मॉड ओमेगा जेड और उनके बीच के एंगल का साइन, ठीक है, उनके बीच के एंगल का साइन। समझ में आ गया, क्लियर। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे मॉड ओमेगा हो चाहे मॉड ओमेगा स्क्वायर हो तो वन ही होता है। अरे ओमेगा का जब आप मॉड लेंगे तो वन ही आएगा, कैसे, अरे ओमेगा था क्या -1/2 प्लस आएटा √3/2, उसका अगर आप मॉड लेंगे तो वन ही आएगा। अच्छा ओमेगा स्क्वायर का जो मॉड है वो भी कितना आएगा बेटा, वो भी वन ही आएगा, चाहे आप इसका मॉड लें चाहे आप इसका मॉड लें, दोनों का मॉड हमेशा बेटा वन ही आएगा, क्लियर। तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, ये आएगा हाफ, है ना, हाफ आएगा, क्लियर, ये मॉड जेड आएगा। अच्छा मॉड ओमेगा जेड, मॉड ओमेगा जेड का मतलब हो गया मॉड ओमेगा मॉड जेड, मॉड ओमेगा 1 हो गया, ठीक है, तो मॉड जेड आ गया, ठीक है। अच्छा साइन 2π/3, साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2, क्लियर, ये आ जाएगा। अब आप ही बता दीजिए, सब कुछ तो आपके सामने है, आ गया सबके सामने, ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए कि ये जो एरिया आपने निकाला ये किसके बराबर है, ये बराबर है 16√3 के, √3 से √3 कट गया, ठीक है, तो ये आएगा 16 × 4 64, तो 64 बराबर आएगा मॉड जेड का स्क्वायर, तो मॉड जेड किसके बराबर आएगा 8 के, किसके बराबर आएगा 8 के, ठीक है, ध्यान रखना मॉड जेड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर 8 आएगा। तो एक आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं पहले कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि ABC अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ABC क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और वो ये कहता है कि A/B, B/C, C/A अगर K के बराबर हैं तो K के सभी संभव मानों का योग निकालो, ठीक। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्या बोला उसने, क्वेश्चन में बोला है, उसने बोला है कि A/B, B/C और C/A अगर K के बराबर है तो K के सभी संभव मानों का योग होगा, तो K निकालना पड़ेगा, पहले K निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, A बराबर क्या है B के, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा B बराबर क्या है C के, और C बराबर क्या है A के, सही है ना भाई, A बराबर B के है, B बराबर C के है और C बराबर A के है, श्योर। तो अब आप बताइए क्या होगा, देखिए आप सिंपल सी गणित समझना, आप समझते जाना, गणित समझ में आ गया होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ABC बराबर क्या आएगा ABC, और साथ में KQ आ जाएगा, तो अलग अलग है, ठीक है, तो KQ बराबर 1 आ गया। यहाँ पर लिखना चाहिए था अशून्य, है ना, अशून्य, अलग अलग अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख लीजिएगा ये बात भी, अशून्य, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, देखिए क्या होगा, तो A बराबर B के, B बराबर C के, C बराबर A के, ऑब्वियसली बात है अशून्य होना चाहिए क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, राइट। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, ABC बराबर ABC, KQ आ गया, तो KQ बराबर 1 आ गया। अच्छा KQ बराबर 1 आने के बाद आप पहला क्वेश्चन सोचिए, जब KQ अगर 1 आ गया तो इसके 3 मूल आएंगे, कितने मूल आएंगे इसके 3, क्योंकि KQ बराबर 1 है, अगर KQ बराबर 1 है तो K की 3 वैल्यू आएंगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। क्या K का मान 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि K बराबर 1 होने का मतलब है A और B बराबर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन को देखो ना क्या लिखा हुआ है, A/B बराबर B/C बराबर C/A बराबर K। अरे यार जब K का मान अगर 1 हो गया तो जैसे ही K का मान 1 होगा A बराबर B हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, हमने बोला था अलग अलग है, तो K बराबर 1 संभव नहीं है। K बराबर ओमेगा हो सकता है, K बराबर ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, लेकिन K बराबर 1 संभव नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, K के संभव मानों का योग, तो K के मानों का योग, K के मानों का योग कितना आएगा, तो K के मानों का योग आएगा बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना आंसर आएगा -1, कितना आंसर आएगा -1। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अल्टीमेट क्वेश्चन पर, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चंस की आपको आदत होनी भी चाहिए। मैं आपको से कहता हूँ, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे अब जितने भी क्वेश्चन आप दुनिया में देखोगे ना आपको फील आने लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन की इक्वेशन देखिए क्या है, A प्लस यहाँ पर ओमेगा आ रहा है ना, ठीक है, फिर इन्वर्स आ रहा है, फिर B प्लस फिर ओमेगा आ रहा है, फिर इन्वर्स आ रहा है, फिर C प्लस ओमेगा आ रहा है, फिर इन्वर्स आ रहा है, D प्लस ओमेगा फिर इन्वर्स आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा बराबर में क्या आ रहा है 2 फिर ओमेगा फिर इन्वर्स आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। अच्छा इसी तरह से सेम चीज़ है ना, जहाँ जहाँ ओमेगा था वहाँ पर अगली बार में देखेंगे क्या आ रहा है, A प्लस ओमेगा स्क्वायर इन्वर्स आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर B प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर C प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर D प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, और फिर लास्ट में 2 ओमेगा की पावर -2 यानी ओमेगा इन्वर्स की पावर -2, ऐसे बोल सकते हैं आप चाहें तो, ऐसे बोल सकते हैं -2 और उसकी पावर -1, देखने का तरीका है,
समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर इसको देखें तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या है। ओरिजिनल इक्वेशन अगर हम देखें तो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 1/a + x + 1/b + x 1/c + x + 1/d + x बराबर 2/x। समझ में आ गया। कैसे पता चला, अरे इसको हम लिख सकते हैं 2/ω, 2/ω, इसको क्या लिख सकते हैं 2/ω²। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात ध्यान रखिए, इस इक्वेशन को देख के और इस इक्वेशन को देख के मुझे फील आ गया कि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 1/1/1/1 बराबर 2/this। और इस इक्वेशन के दो मूल हैं, कौन कौन से मूल हैं बेटा, x बराबर ओमेगा और ω²। इस समीकरण के दो मूल हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ओमेगा रख के देखिए, पहली इक्वेशन आ जाएगी। आप ω² रख के देखिए तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो पहली अगर आप रखेंगे ओमेगा रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आएगी, अगर आप ω² रखेंगे तो दूसरी इक्वेशन सामने आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। आपसे पूछा गया एक तो समेशन ऑफ ABC पूछा है आपसे, समेशन ऑफ ABC पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, समेशन ऑफ A अगर लैम्डा इंटू प्रोडक्ट ऑफ A है ना, अगर है तो लैम्डा क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा समेशन ऑफ A+1 का इन्वर्स क्या होगा, राइट। अब देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वाला काम वो आपका है, एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम आप लेंगे और एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, उसमें मैं माथा पच्ची नहीं करना चाहता। तो एलसीएम के बाद क्या आएगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी एलसीएम के बाद आएगा वो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। देखिए क्या आएगा, एलसीएम के बाद जो आएगा मेरे पास वो आएगा 2। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। x⁴ प्लस समेशन ऑफ a x³ आएगा, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ ABC और क्या आएगा साथ में x आएगा, ठीक है, और -2 प्रोडक्ट ऑफ A बराबर 0। ठीक है ना, अच्छा प्रोडक्ट, सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। इसकी एलसीएम लेने के बाद जब आप एक्सप्रेशन आएगा तो एक्सप्रेशन आएगा 2x⁴ आएगा, समेशन ऑफ A x³ आएगा, माइनस समेशन ऑफ ABC इंटू x आएगा और माइनस का 2 प्रोडक्ट ऑफ A, इट्स प्रोडक्ट ऑफ A, ठीक है ना, इट्स प्रोडक्ट ऑफ A बराबर 0 आएगा। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम A। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। ऐसा नहीं कि और ये क्या कर दिया, अरे यहीं से निकाला है भाई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक आने के बाद आप मुझे बताइए इस समीकरण के मूल क्या थे, ओमेगा और ω²। तो इस समीकरण के मूल भी ओमेगा और ω² होंगे, तो ओमेगा इसको संतुष्ट करेगा और ω² भी इसको संतुष्ट करेगा। तो एक बार x की जगह ओमेगा रखिए, ठीक है, एक बार x की जगह ओमेगा रखिए, रख दूँ ओमेगा तो 2 ओमेगा आएगा प्लस समेशन ऑफ A, ω³ 1 हो जाएगा, फिर माइनस समेशन ऑफ ABC है ना, ओमेगा आएगा, ठीक है, और -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A आएगा, प्रोडक्ट ऑफ A आएगा। समझ आ गया, क्लियर भाई। उस इक्वेशन के रूट ओमेगा और ω², तो ओमेगा भी सेटिस्फाई करेगा और ω² भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह ओमेगा रखिए, रख दिया ओमेगा, तो ω⁴ ओमेगा होता है, ω³ 1 होता है, ओमेगा आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप रखिए ω², अब क्या रखेंगे आप ω², ठीक है, तो ω² रखेंगे, ω⁴ है ना, ω⁴ होता है ω², ω⁴ होता है ω², ठीक है। फिर आगे आ जाइए, ठीक है, समेशन ऑफ A, अच्छा ω² रखेंगे तो ये ω⁴ 6 1 होता है। आगे चलिए समेशन ऑफ ABC, ठीक है, यहाँ रखेंगे ω² आएगा, करेक्ट है। अच्छा माइनस का 2 प्रोडक्ट ऑफ A बराबर 0। इसको नंबर 1 दीजिए, इसको नंबर 2 दीजिए। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे बोल, सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि इस इक्वेशन को फील करना। ये इक्वेशन है क्या, 1/1/1/1/1/2 ठीक है, फिर 1/1/1/1/1 फिर 2, ठीक है। पहली इक्वेशन में ओमेगा रखोगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में ओमेगा रखोगे, पहली इक्वेशन आएगी, ω² रखोगे, दूसरी इक्वेशन आएगी 2ω - 2ω², 2ω - ω², ठीक है। ये चीज़ कट जाएगी, है ना, ये चीज़ ऐसे कट जाएगी।
अच्छा इधर से कितना आएगा, इधर से है ना माइनस का समेशन ए बी सी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा। अच्छा ये वाला पार्ट आपका एज इट इज कट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपका एज इट इज कट जाएगा, जो है वो आपके सामने है तो ये आ जाएगा, राइट है। अच्छा बराबर में क्या बचेगा बेटा, 0 आ गया, ठीक। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस का समेशन ऑफ ए बी सी बचेगा। अच्छा बराबर में क्या बचेगा, 0। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो मैथ्स में बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि हमने ओमेगा अलग को बोला था, ओमेगा स्क्वायर हमने अलग को बोला है, तो चूंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बराबर नहीं है तो ये चीज़ 0 नहीं होगी। तो बेटा क्या 0 होगा, ये चीज़ 0 होगी। तो आप बताइए समेशन ऑफ ए बी सी किसके बराबर आएगा, तो समेशन ऑफ ए बी सी बराबर आएगा 2k, किसका बराबर आएगा, समेशन ऑफ ए बी सी बराबर आएगा 2k, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 2 आ चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर 2 आ चुका है, ठीक है आ गया। अब जब पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा तब आगे 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 वालों पर बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ना है क्योंकि हमें ये वाला पार्ट भी देखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। समेशन ऑफ ए बी सी 2 आ चुका है ना, अब इसका हम यूज़ कर लेते हैं भाई। तो समेशन ऑफ ए बी सी अगर मेरे पास 2 आया तो देखिए भाई मैं क्या करने वाला हूँ बोर्ड पे देखना भाई मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए, समेशन ऑफ ए बी सी का यूज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, है ना, चाहें तो। और कहाँ करेंगे, ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ यूज़ करना चाहे तो यहाँ यूज़ करिए, यहाँ यूज़ करना चाहे तो यहाँ यूज़ करिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए बी सी की जगह 2 रख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, एक से समेशन ऑफ ए बी सी की जगह 2 रख रहा हूँ, समेशन ऑफ ए बी सी की जगह 2 रख रहा हूँ, तो क्या आएगा देखिए 2 ओमेगा आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ ए बी सी की जगह मैंने 2 रखा है, समेशन ऑफ ए बी सी की जगह मैंने 2 रखा है, तो कितना आएगा, माइनस का 2 ओमेगा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए आएगा, है ना, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए आएगा, ठीक है, बराबर 0। क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, ये टर्म कट गई, ये टर्म कटते ही क्या आएगा, 2 समेशन ऑफ ए आएगा, बराबर में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए आएगा, ये कट जाएगा। क्लियर, तो समेशन ऑफ ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ ए आ गया। अच्छा समेशन ऑफ ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ ए, इसमें गड़बड़ कर दी क्या मैंने, यस गड़बड़ कर दी यहाँ पर, यहाँ समेशन ऑफ ए ही था, मैंने 2 अपनी मर्जी से लगा दिया, ठीक है। चलिए तो समेशन ऑफ ए बराबर आ गया 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए, आया, करेक्ट है। अच्छा आप मुझे बताइए, जब मैं इस चीज़ को इससे कंपेयर करूँगा, आप लोग सब समझदार हैं, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो बताइए लैम्डा कितना आएगा, 2, बताइए लैम्डा कितना आएगा, 2। तो क्या मैं लैम्डा के लिए 2 बोल दूँ, यस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 2 आया था, करेक्ट है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी 2 आया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, तीसरा पार्ट है समेशन ऑफ ए प्लस 1 की पावर -1। ये बहुत अच्छा पार्ट है, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें जगह बनानी पड़ेगी, आइए, ओके। अच्छा अब वापस इस इक्वेशन पर आ जाइएगा आप लोग, आ गया ना, ठीक है। अब देखते हैं ना, तो देखिए 2x की पावर 4, बिल्कुल ठीक। समेशन ऑफ ए की जगह लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए, है ना, लिख देता हूँ, है ना। समेशन ऑफ ए की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए लिख देता हूँ, x3, ठीक है। आगे चलिए समेशन ऑफ ए बी सी की जगह 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और -2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए, है ना, बराबर 0 आ गया। क्लियर है, जो आएगा वो आएगा आपके सामने। अच्छा यहाँ तक आने का देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना, चाहे तो 2 उड़ा दीजिए, कॉमन लेके 2 उड़ाइए, गोली मारो 2 को, 2 उड़ा दो, तो x की पावर 4 - x एक साथ ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ले लिया हमने एक साथ, और ये चीज़ एक साथ ले लेते हैं। अच्छा ये तो कट गया, अच्छा ये कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, 2 उड़ेगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमन आ गया, तो x³ - 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब चीज़ें समझते हैं ना भाई, समझने का काम का चालू हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ से आपके पास x³ - 1 कॉमन आ गया, x³ - 1 कॉमन आएगा तो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बचेगा, बराबर 0 आ गया, तो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बराबर 0 आ गया, श्योर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से x की 3 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, माइनस का प्रोडक्ट ऑफ ए, ये आ जाएगी, समझ आ गया, तो ये आ गया, ठीक, आ गया। ये किसके मूल आए भाई, ये समीकरण के मूल आएंगे, कौन से समीकरण के मूल आए भाई, इस समीकरण के मूल आए। इस समीकरण में x की पावर 4 था, तो 4 मूल आने थे, तो 4 मूल में से 2 में हमें पता था, कौन कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मुझे पहले से पता था, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मुझे पहले से पता था, 2 मूल मैंने आपके सामने निकाल लिया, एक 1 निकाल लिया और दूसरा जो आएगा वो आ गया, ठीक। अब चूंकि x बराबर 1 इसका मूल है, चूंकि x बराबर 1 इसका मूल है, चूंकि x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है, तो उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब ध्यान रखना, मैं रख रहा हूँ इस इक्वेशन को, अगर मैं b नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, इस समीकरण को अगर मैं b नाम देता हूँ, तो x बराबर 1 रख रहा हूँ मैं समीकरण b में, ठीक है,
x बराबर 1 रख रहा हूँ मैं इन b इक्वेशन में, रख रहा हूँ, क्या आएगा x बराबर 1 अगर मैं b में रखूँगा तो 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1 प्लस 1/d+1। क्लियर? तो क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ 1/a+1 बोलें या समेशन ऑफ a+1 का इन्वर्स बोलें, किसके बराबर आएगा 2k, किसके बराबर आएगा 2k। अगर मैं x बराबर 1 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1, 1/d+1 बराबर 2 आ गया, तो बेसिकली है क्या ये एक्सप्रेशन, ये बन गया 1/a+1, 1/b+1, 1/c+1, 1/d+1, यानी ये बन गया a+1 का इन्वर्स। ये हमने पूछा था, तो उसका आंसर 2 आएगा। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर 2 आया किस्मत से। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ज़रूर देखें। इसके जैसे क्वेश्चन अगर आप मिलते हैं तो आराम से, शुरू में आप देखते तो आपको लगता है क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या मतलब एकदम से लगेगा, लेकिन बाद में जब करेंगे तो बोलेगा अरे कंफर्टेबल था यार, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मॉड जेड चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मॉड जेड चाहिए। तो जब मुझे इस क्वेश्चन में मॉड जेड निकालना है तो ऑब्वियसली बात है मैं दोनों तरफ मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, उसने बोला है जेड एक अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक सी एन जब मैं लिखता हूँ ना, सी एन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो दोनों तरफ मॉड ले लीजिए। तो यहाँ पर भी आपने मॉड ले लिया, ठीक है, उधर भी मॉड ले लिया, ठीक है ना, और उधर भी मॉड ले लिया आपने, ठीक है ना। मॉड लेने की जरूरत नहीं, इधर वाले पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चार घातांकीय है। तो चार घातांकी की वैल्यू आपको पता है कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, देखिए आगे बढ़ेगा, है ना। ये मॉड जेड का स्क्वायर है, और हम जानते हैं मैथ्स में मॉड जेड बार बोलो या मॉड जेड बोलो एक ही बात है। तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर बराबर आ गया बेटा मॉड जेड, ठीक है। और क्या आएगा 2⁻1 माइनस मॉड जेड, ठीक है। मॉड जेड से मॉड जेड कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि उसने साफ बोला है कि जेड जो है एक अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जेड का मतलब जीरो नहीं है, अगर जेड जीरो नहीं है तो उसका मॉड जेड जीरो आ ही नहीं सकता, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मॉड जेड बराबर आ गया 2⁻1 माइनस मॉड जेड, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं कर सकते हम, अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 1 माइनस मॉड जेड है, ये 1 लग नहीं रहा, बता दूं मैं आपको 1 ही है, ठीक है ना। 1 माइनस मॉड जेड है ना, 1 माइनस मॉड जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक तरफ अगर 2⁻x लिखा हो और एक तरफ x लिखा हो तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम केवल और केवल बाय ऑब्जर्वेशन आंसर दे सकते हैं, हिडन ट्रायल से। हिडन ट्रायल का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि मॉड जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो मुझे तो पता ही है कि आंसर क्या है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो मॉड जेड अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर मॉड जेड का मान मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2⁻0 भी 1 हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, मॉड जेड बराबर 1। समझ में आ गया, आंसर होगा मॉड जेड बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा उसने z बताओ, z उसने बोला है z अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर। इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने करा था, मान लो अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर आपको पता है ना 2 आंसर्स आ सकते थे, है ना। मॉड जेड से मॉड जेड नहीं काट पाते, लेकिन इसलिए ध्यान दिया करो z अशून्य कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आ जाए ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट आ गया। तो आप किससे डिवाइड करिए, मॉड जेड के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करिए, मॉड जेड के स्क्वायर से डिवाइड करिए, ठीक है। हमने किससे डिवाइड कर दिया, मॉड जेड के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पर हमने मॉड जेड के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। +1 बराबर 0 हमने किससे डिवाइड कर दिया, मॉड जेड के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये जो समीकरण मुझे दिख रही है, ये समीकरण मुझे फीलिंग दे रही है x² + x + 1 बराबर 0 वाली। दे रही कि नहीं दे रही, बिल्कुल दे रही है। अरे x² + x + 1 बराबर 0 वाली फीलिंग दे रही है, बिल्कुल दे रही है। अगर आपको फीलिंग नहीं आती तो शीधराचार्य लगा कर भी कर सकते हो, इसको आप t मान लो, x मान लो, ठीक है। तो अगर आपको x² + x + 1 बराबर 0 है तो x के 2 मूल आते हैं, बताइए कौन कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने लिखवाया है आपको, और ये याद रखो आप, क्वाड्रेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है। आ गया? तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि इसकी 2 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो z बराबर किसके आ गया, तो z बराबर आ गया ओमेगा मॉड z, एक आंसर तो ये आ गया, और z बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर मॉड z, एक आंसर आपका ये आएगा। तो कुल मिला के इसके 2 आंसर्स आएंगे, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि z निकालो, तो आपका आंसर है एक ये और एक ये, 2 आंसर्स आपके हैं। अब आता है इकाई के nवें मूल। क्वेश्चंस में और कराऊंगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं हमारे पास, क्वेश्चन हम करते रहेंगे, है ना। इकाई के nवें मूल, ठीक है। इकाई के nवें मूल की अगर मैं बात करूँ तो इकाई के nवें मूल में क्या आता है, जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं 1⁻1/n की, है ना, ठीक। जब हमने 1⁻1/3 निकाला तो मूल आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमने निकाला था, करेक्ट है। तो इसके मूल आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओके। और आपने ध्यान दिया हो तो ये 1 था, ये e की पावर आया था 2π/3 था, ठीक है, और ये e की पावर आया था 4π/3 था,
करेक्ट है। क्या मैं इस 1 को e की पावर आइटा 0 लिख दूँ? करेक्ट। तो देखिए एंगल में डिफरेंस कितना है, 0, 2π/3 और 4π/3, यानी डिफरेंस कितने का है, 2π/3 2π/3 का है, राइट। अगर हम 1 की पावर 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा e की पावर आइटा 0 आएगा, फिर आइटा π/2 आएगा, ठीक है, फिर पाई आइटा पाई आएगा, और फिर e की पावर आइटा 3π/2 आएगा। आपको पहले से ही पता है क्या आने वाला है। कैसे? आपको इसलिए पता है क्योंकि 1/4 है तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा एंगल्स में 2π/4 का। अगर 3 है तो डिफरेंस कितना होगा एंगल्स में 2π/3 का। आप देखिए ना डिफरेंस कितना है, 2π/3 का, ठीक है। आपको पता है कि 4 है तो डिफरेंस कितना होगा, 2π/4 का, राइट। तो ये 1 हो गया, है ना, ये आपके पास आयोटा हो गया, ठीक है, ये आपके पास -1 हो गया, और ये आपके पास माइनस आयोटा हो गया। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है ये जो मूल आप देख रहे हैं, है ना, इनमें डिफरेंस कितने का, 2π/3 का, इसमें डिफरेंस कितने का, 2π/4 का। अगर मैं 1/5 लूँगा तो कितने का होगा भैया, वो आपको दिख ही रहा होगा, कितना आ जाएगा, 2π/5 का। क्लियर? ठीक। तो यहाँ से हम एक चीज़ जनरलाइज करें, जैसे अगर मैं 1 की पावर 1/n लिखूँ तो 1 की पावर 1/n को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा e की पावर आइटा 2k π/n। क्लियर? अब आप के किलो रखना चालू करोगे, के किलो क्या रखोगे आप, 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, और n-1 रखोगे। क्लियर? जब आप के किलो 0 रखोगे तो पहला मूल आएगा e की पावर आइटा 0 यानी 1 आएगा, फिर k = 1 रखोगे तो जो मूल आएगा वो आएगा e की पावर आइटा 2π/n। इसको हम बोलते हैं अल्फा 1, ठीक है, अल्फा बोलो या अल्फा 1 बोलो, ठीक है। k = 2 लेते हैं तो ये आता है e की पावर आइटा 4π/n, ठीक है ना, इसको आप अल्फा 2 बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप k बराबर n-2 रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर आइटा, है ना, ये आएगा e की पावर आइटा 2 n-1 π/n आएगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा n-1, ठीक है, n-2, ओके। और जब आप k बराबर n-1 रखेंगे तो ये आएगा e की पावर आइटा, कितना आएगा, यहाँ n-2 रखना था, सॉरी मिस्टेक हो गया, और यहाँ पर आएगा 2 n-1 π/n, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फा n-1। अब जो मुद्दे की बात है ना, आप तो मुद्दे की बात करोगे, सर मुद्दे की बात क्या है ना, मुद्दे की बात करते हैं अपन लोग। तो मुद्दे की बात देखो अब क्या होगा, है ना। मुद्दे की बात ये है अगर आप देखें ये 1 था, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करके हमारे पास टोटल मूल जो आएंगे वो कितने आएंगे, अल्फा n-1, यानी टोटल मूल तो नहीं आने थे, टोटल मूल n आएंगे, उसमें से एक तो 1 आई गया, बाकी आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, ये जो अल्फा n-2 मैंने निकाला है, ठीक है, अल्फा n-2 मैंने जो निकाला है उसको देखना आप अच्छे से, इसको देखा, इसको 2 को अंदर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक। तो जब मैं 2 को अंदर लेके जाऊँगा तो e की पावर आइटा, है ना, जब मैं 2 को अंदर लेके जाऊँगा तो ये बनेगा 2π, करेक्ट है, -4π/n, है ना, 4π/n। तो क्या बन गया ये, e की पावर आइटा 2π - थीटा, तो माइनस आ जाएगा भाई, कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पे तो फर्क पड़ेगा, साइन तो माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस आइटा 4π/n। क्लियर? तो क्या मैं इसे अल्फा 2 बार बोल दूँ? यस, ये अल्फा 2 बार ही है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं अल्फा n-1 निकालूँ तो अल्फा n-1 कितना आएगा, ये आएगा e की पावर आइटा, 2 को अंदर ले जाओ तो ये आएगा 2π - 2π/n, 2π - 2π/n आएगा, करेक्ट। अगर 2π - 2π/n आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर माइनस आइटा 2π/n। क्या बन जाएगा ये अल्फा 1 बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा 1 बार बन जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अल्फा n-2 है तो ये सिचुएशन है ना, अल्फा n-1 है तो ये सिचुएशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मूल आएंगे वो कॉन्जुगेट में आ रहे हैं। कैसे मतलब आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि, है ना, जैसे 1 है, 1 को छोड़ दो आप, 1 को छोड़ो, 1 का कॉन्जुगेट भी 1 ही होता है, तो ये अल्फा 1 है तो लास्ट वाला अल्फा 1 बार होगा, ये अल्फा 2 है तो उससे जस्ट पहले वाला अल्फा 2 बार होगा, अगर अगला वाला अल्फा 3 है तो उससे जस्ट पहले वाला अल्फा 3 बार होगा, यानी पेयर्स में आएंगे, अल्फा 1 लास्ट वाला अल्फा 1 बार, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 2 बार, है ना, इस तरह से आएंगे। क्लियर? तो पेयर में आते जाएंगे, किस में आते जाएंगे, पेयर में आते जाएंगे, पेयर में आएंगे ही आएंगे, इस तरह से पेयर में आते जाएंगे। इसमें एक चीज़ और नोट करने की, मैं आपको बताता हूँ क्या, ठीक। जैसे 1 की पावर 1/3 है ना, अगर हम 1 की पावर 1/3 को ढंग से देखें तो 1 आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया मेरे पास ओमेगा, है ना, ओमेगा क्या होता है, -1 + √3 आइटा/2, है ना, और ओमेगा स्क्वायर क्या आया, -1 - √3 आइटा/2, है ना। तो भैया ये क्या है, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा बारी तो है, ये ओमेगा तो ये ओमेगा बारी तो है, और क्या है, ये ओमेगा, इसका बार लूँगा तो यही आएगा। तो कहने का मतलब ये आया, ठीक है। लेकिन जब 1 की पावर 1/4 देखा तो हमने क्या आया, 1 आया, -1 आया, आइटा है और माइनस आइटा है, तो ये इसका बार लूँगा तो यही आएगा, इसका बार ये आएगा, ठीक है। तो जब पावर सम है, जब पावर सम है
जब पावर सम है तो 1 और -1 तो दिख ही रहा है, उसके अलावा जो आ रहा है वो कॉन्जुगेट आ रहा है। जब पावर सम है तो 1 और -1 दिख रहा है, बाकी कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, ठीक है। और जब पावर विषम है तो एक 1 आ रहा है, बाकी सब कॉन्जुगेट आ रहे हैं, है ना, बाकी सब कॉन्जुगेट है। जैसे 1 की पावर 1/5 है तो 1 की पावर 1/5 में 5 आएंगे तो 1 आएगा, बाकी 2 के पेयर बन जाएंगे कॉन्जुगेट के, इस तरह से सिचुएशन आएगी। तो ये थोड़ा फील करने वाली बात है। 1 अल्फा 2, लास्ट वाले से उल्टा चलोगे तो अल्फा 1 बार अल्फा 2 बार, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने है। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई आपने मुझसे बोला इकाई के घनमूल क्या होते हैं, इकाई की एनवे मूल क्या होते हैं, तो हमने मूल निकाल लिए, राइट। अब इस पर कुछ विजुअलाइजेशन है, कुछ चीज़ें हमें जो हमेशा याद रखनी है, जिसको हम रिजल्ट की तरह फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई के जो मूल हैं एनवे मूल, वो कौन कौन से हैं। 1 आया, ई की पावर आया था 2π/n आया, क्लियर, ई की पावर आया था 4π/n आया, ठीक है, और लास्ट वाला जो आया वो आया ई की पावर आया था n-1π/n आया। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो क्या ये मूल जीपी में है? बिल्कुल है। इन दोनों का अनुपात बताओ कितना है? ई की पावर आयटा 2π/n, ठीक है। इन दोनों का अनुपात बताओ कितने हैं? ई की पावर आयटा 2π/n, ठीक है। तो आपको पहला रिजल्ट समझना है। तब पहला रिजल्ट लिखिए, सारे लोग, सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं वो लिखें पहला रिजल्ट। इकाई के एनवे मूल जीपी में होते हैं। इकाई के एनवे मूल जीपी में होते हैं। इकाई के एनवे मूल जीपी में होते हैं। इकाई के एनवे मूल जीपी में होते हैं जिनका सार्व अनुपात, जिनका सार्व अनुपात, जिनका सार्व अनुपात ई की पावर आयटा 2π/n होता है। इकाई के एनवे मूल, इकाई के एनवे मूल जीपी में होते हैं जिनका सार्व अनुपात ई की पावर आयटा 2π/n होता है। क्लियर? समझ में आ गया सारे बच्चों को? इकाई के एनवे मूल किसमें होते हैं बेटा? जीपी में होता है, जिनका सार्व अनुपात क्या होता है बेटा? ये होता है, ठीक है। पहली बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। दूसरी बात, तथा, 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 इनके कोणांक बताइए। इसका कोणांक कितना है? 0। इसका कोणांक कितना है? 2π/n, ठीक है। इसका कोणांक कितना है? 4π/n। तो बताइए कोणांक किसमें है? एपी में। कोणांक किसमें है? एपी में। कोणांकों का अंतर बताइए। 2π/n। कोणांक किसमें है? एपी में। मूल किसमें है? जीपी में। मूल किसमें है? जीपी में। उनका कोणांक किसमें है? एपी में। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इकाई के एनवे मूल किसमें होते हैं? जीपी में होते हैं। इकाई के एनवे मूलों के कोणांक किसमें होते हैं? एपी में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, तथा छोड़ो आप, तो लिखिए सेकंड पॉइंट, इकाई के एनवे मूलों का कोणांक, इकाई के एनवे मूलों का कोणांक एपी में होता है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, एपी मतलब समांतर श्रेणी। समझ आ गया? चमत्कारी लोग ध्यान देंगे, लिखिए एपी के इकाई के एनवे मूलों का कोणांक एपी में होता है। इकाई के एनवे मूलों का कोणांक एपी में होता है। इकाई के एनवे मूलों का कोणांक एपी में होता है तथा उनका सार्व अंतर 2π/n होगा, तथा उनका सार्व अंतर 2π/n होगा, तथा उनका सार्व अंतर 2π/n होगा। क्लियर? ये बातें हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलिए, ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। चलिए तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं भैया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, अब मैं ना प्लॉट करना चालू करता हूँ। z की पावर n बराबर 1 था भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 1 की पावर 1/n की तो बात कर रहे हैं भाई। हम 1 की पावर 1/n की बात कर रहे हैं। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, एक ही तो बात है महाराज, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। क्लियर? तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 की पावर 1/n है ना। 1 की पावर 1/n है तो उसका मॉड तो 1 ही होगा, इसका मॉड तो 1 ही होगा। क्लियर? मॉड तो 1 होगा, ठीक है। आप देखते जाना आप लोग। समझ आ गया? क्लियर? मॉड तो 1 ही है। अच्छा, एक मूल कितना था इसका? 1। दूसरा मूल क्या था? 2π/n पर था अल्फा 1, ठीक है। फिर 4π/n होगा, जो भी n पर डिपेंड करेगा, है ना। n कैसा है, फिर अल्फा 3 आएगा, है ना। ये अल्फा 3 कहीं आ रहा होगा,
अल्फा 4 कहीं आ रहा होगा, है ना, ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशंस आपके सामने होंगी सब कुछ डिपेंड करेगा एन के ऊपर, एन कैसा है, ठीक है ना, एन के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते, राइट, इस तरह से बनता जाएगा, राइट। अच्छा, सब में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा बेटा, 2 पाई बाय, है ना, जैसे ये एंगल है तो 2 पाई बाय एन पर आएगा, अगला वाला किस पर आएगा, 2 पाई बाय एन पर आएगा, अगला वाला किस पर आएगा बेटा, 2 पाई बाय एन पर आएगा, ठीक है, अगला वाला किस पर आएगा बेटा, 2 पाई बाय एन पर आएगा। समझ में आ गया, डिफरेंस ऑफ एंगल जो चलेगा वो 2 पाई बाय एन पे चलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट और बोलता हूँ, क्या बोलूँगा, इकाई के एनवे मूल, इकाई के एनवे मूल, इकाई के एनवे मूल किस पर लाई करते हैं, एक वृत्त पर लाई करते हैं, किस पर लाई करते हैं, एक वृत्त पर लाई करते हैं जिसकी त्रिज्या 1 है और केंद्र 0,0 है। समझ में आ गया, केंद्र 0,0 है, कैसे, अरे बहुत आसानी से देख सकते हैं भैया, 1 की पावर 1 बाय एन कितना आया 1, फिर e की पावर आएगा 2 पाई बाय एन, ठीक है, e की पावर आएगा 4 पाई बाय एन, ऐसे चलते जाओ, ठीक है ना, यही तो लिखा था आपने, है ना, यही तो लिखा है आपने, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताओ, ये पॉइंट मेरे पास e की पावर आएगा पाई बाय एन है, इसकी मूल बिंदु से दूरी एक ही तो होगी, दूरी निकालना आता है, बिल्कुल आता है, अरे दूरी क्या आएगी, यही आएगी, इसका मॉड तो 1 ही आएगा महाराज, इसका मॉड भी 1 ही आएगा महाराज, इसका मॉड भी 1 ही आएगा, सबका मॉड क्या आएगा, 1 ही आएगा, सबका जब मॉड 1 आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इकाई के एनवे मूल एक वृत्त पर लाई करते हैं जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या 1 है, जिसका केंद्र 0,0 है तथा त्रिज्या 1 है। तो लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, इकाई के एनवे मूल, इकाई के एनवे मूल एक वृत्त पर लाई करते हैं, इकाई के एनवे मूल एक वृत्त पर स्थित होते हैं, इकाई के एनवे मूल एक वृत्त पर स्थित होते हैं जिसका केंद्र 0,0, जिसका केंद्र 0,0 व त्रिज्या 1 होगी, जिसका केंद्र 0,0 व त्रिज्या 1 होगी। इकाई के एनवे मूल, इकाई के एनवे मूल एक वृत्त पर स्थित होते हैं जिसका केंद्र 0,0 व त्रिज्या 1 होगी। समझ में आ गया, क्लियर है, त्रिज्या 1 होगी, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है सिंपल है, मैं बात बोल चुका हूँ, मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ, ठीक। अगर मान लेते हैं मैंने 1 की पावर 1/3 लिया था, है ना, 1 की पावर 1/3 को जब मैंने चेक किया तो मुझे 3 मूल मिले, कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको लग रहा होगा मैंने यही बात कितनी बार लिखी है, लेकिन समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर हमने चेक किया था यार कि 1 यहाँ था, क्लियर, ओमेगा यहाँ था, ओमेगा स्क्वायर यहाँ था, याद करो, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये तीनों किस पे लाई कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित कर रहे हैं, ये हमने नोट किया था। हमने नोट किया था कि 1 की पावर 1/3 के 3 मूल आते हैं और 1 की पावर 1/3 के जो 3 मूल होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं, पॉइंट है। अच्छा, अगर मैं 1 की पावर 1/4 की बात करूं तो उसके 4 मूल आएंगे, कौन कौन से, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इसको बना लेते हैं, 1, ठीक है, -1 आयोटा, ठीक है ना, और माइनस आयोटा। समझ आ गया, ये डिस्टेंस कितनी है, √2, ये डिस्टेंस कितनी है, √2, ये डिस्टेंस कितनी है, √2, ये डिस्टेंस कितनी है, √2। समझ आ गया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वर्ग के शीर्षों को निरूपित कर रहे हैं, एक वर्ग के शीर्षों को निरूपित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इकाई के जो एनवे मूल हैं वो किस पर लाई कर रहे हैं, एक रेगुलर पॉलीगन पे लाई कर रहे हैं, एक रेगुलर पॉलीगन पे लाई कर रहे हैं। वो रेगुलर पॉलीगन को त्रिभुज भी हो सकता है, वो आपका वर्ग भी हो सकता है, वो आपका पेंटागन यानी पंचभुज भी हो सकता है, वो आपका षटभुज भी हो सकता है, क्लियर। तो इकाई के एनवे मूल किस पे लाई कर रहे हैं, इकाई के एनवे मूल त्रिभुज के भी हो सकते हैं। अगर 3 इकाई का 3 है, इकाई क्यूब रूट है तो 3 यानी त्रिभुज पे लाई करेंगे। 1 की पावर 1/4 है तो 4 है तो वर्ग पे लाई करेंगे, 5 है तो पंचभुज पे लाई करेंगे, 6 है तो षटभुज पे लाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये जो इकाई के मूल हैं ये किस पे लाई करते हैं बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन पे लाई करते हैं। किस पे लाई करते हैं बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन पे लाई करेंगे, ठीक है। जो भी आप बना के देख लीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो लिख लीजिए इस बात को कि इकाई के एनवे मूल, नेक्स्ट पॉइंट, इकाई के एनवे मूल, इकाई के एनवे मूल एक n भुजाओं के, एक n भुजाओं के बहुभुज, एक n भुजाओं के बहुभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं, n भुजाओं के बहुभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं, n भुजाओं के बहुभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं। समझ में आ गया, n भुजाओं के बहुभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं, क्लियर, समझ में आ गया, n भुजाओं के बहुभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं, छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, वो मैं समझा चुका हूँ। पॉइंट कौन सा समझाया था मैंने आपको पॉइंट समझाया था मैंने कि जैसे α1 मिला तो उसके साथ α1 बार मिला, α2 मिला तो α2 बार मिला, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन लोग, लिखिए
लिखिए इकाई के nवें मूल, इकाई के nवें मूल, इकाई के nवें मूल, इकाई के nवें मूल कॉन्जुगेट्स के पेयर में होते हैं। इकाई के nवें मूल कॉन्जुगेट्स के पेयर में होते हैं, अर्थात अल्फा 1 के साथ अल्फा 1 बार आता है, ठीक है, अल्फा 2 के साथ अल्फा 2 बार आता है ना, अल्फा 3 के साथ अल्फा 3 बार आता है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। पेयर्स आएंगे, कॉन्जुगेट्स के पेयर आते जाएंगे भाई, 1 तो आएगा ही आएगा, 1 के अलावा पेयर आएंगे और डिपेंड करेगा एन समय और विषय में, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर, पांचवें पॉइंट पर, है ना, z की पावर जैसे n है ना, z बराबर 1 की पावर 1/n है, क्लियर। इसके कितने मूल हैं? n मूल है। कौन कौन से? 1 अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं z की पावर n माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? z माइनस 1 z माइनस अल्फा 1, ठीक है, z माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, जब हम उसमें बात करते थे, जैसे हम 1 प्लस एक्स की बात करते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 माइनस एक्स से। किससे? 1 माइनस एक्स से। तो क्या बन जाता है ये कि 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाता है, ठीक है। एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स, आप इसको अगर एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या बन जाता है ना, ये बन जाता है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे पास, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो, ठीक है, इसको अगर मैंने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन जाता है? x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। पक्का? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जो गीता का सार है वो क्या कहता है? गीता ये कहती है कि x की पावर 4 माइनस 1 किसके बराबर होता है? x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। समझ में आ गया? x की पावर 5 माइनस 1 किसके बराबर होता है बेटा? ठीक है, x माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपको सबको पता ही है, होना भी चाहिए पता, ठीक है। सेम फंडा हम लगाएंगे, है ना। हम किसके लिए लगाएंगे? तो जैसे यहाँ पर x की पावर 5 है तो यहाँ x माइनस 1 तो है, साथ में 4 आ रहा है ना, ठीक है। जब 4 है तो यहाँ क्यूब आ रहा है ना। जब यहाँ n होगा तो यहाँ n माइनस 1 आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बात को दोबारा समझिएगा। जब x की पावर 4 है तो यहाँ क्यूब आ रहा है, ठीक है। 5 है तो 4 आ रहा है, ठीक है। n है तो यहाँ क्या आएगा? n माइनस 1 आएगा, क्लियर। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं z की पावर n माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ z माइनस 1, ठीक है, z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस 1 बराबर क्या आएगा? z माइनस 1 और ये आ जाएगा z माइनस अल्फ़ा 1, z माइनस अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन और z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या z आप कैंसिल कर सकते हैं, z बराबर 1 तो उसका मूल है ही, ऑब्वियसली बात है, z बराबर 1 तो उसका मूल है ही, इसको हटा देते हैं अपन लोग, ठीक ठीक। कैंसिल होने का मतलब है, आप समझ लीजिए कि z बराबर 1 तो उसका मूल है ही ना, ऑलरेडी वो तो है ही इसका मतलब, ठीक है ना। तो आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बेसिकली ये आ जाएगा रिलेशन कि z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या आएगा? z माइनस अल्फ़ा 1, है ना, z माइनस अल्फ़ा 2 और z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम इस पर डील करने वाले हैं, है ना, मतलब ये हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इस रिलेशन को अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा एक रिलेशन है जो कि बहुत काम हमारे आने वाला है। समझ में आ गया? श्योर है सारे लोग? ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसमें से कुछ रिजल्ट और हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। इसमें से कुछ और रिजल्ट जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कुछ और रिजल्ट जैसे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? देखिए, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ तक आने के बाद इसमें एक काम करते हैं, एक रिलेशन यूज़ करते हैं, ए रिलेशन। पहले ये इसको अपन ए नाम दे देते हैं ना, क्या नाम देते हैं इसको? अपन ए नाम देते हैं, राइट। इसको जब अपन ए नाम देते हैं तो इसमें क्या करते हैं? पुट z इक्वल्स टू 1, एक रिजल्ट, z की जगह 1 रख दो। z की जगह 1 रखोगे तो 1 1 1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आ गया 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2, है ना, और 1 माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। ये एक रिजल्ट मेरे पास आ गया है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो z इक्वल्स टू 1 रखने पर रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2 एंड सो 1 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस रिजल्ट को मैं दो तरीके से देख रहा हूँ। देखिए मैं कैसे देख रहा हूँ, है ना। इस रिजल्ट को मैं दो तरीके से देखूँगा, अच्छे से देखना सारे बच्चे। और देखिए, और देखने का तरीका क्या होगा? और, ठीक है ना, यहाँ पर n आएगा, है ना, n आएगा, ठीक है। तो जब आपने z की जगह 1 रखी है तो ये चीज़ तो n हो गई, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है z माइनस अल्फ़ा r, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? r इक्वल्स टू
1 से लेकर कहाँ तक है भैया, n-1 तक है। ये लिखा हुआ है, पक्का है, श्योर है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है ऐसे, श्योर है। आगे देखते जाओ, यहाँ तक आ गया समझ में। मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, ये चीज़ आपको रट लेनी है, ये दिमाग में भेजे में डाल लो कि ये चीज़ सर ने लिखवाई थी, सर ने लिखवाया कि ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्या किया, ये चीज़ जेड की जगह 1 रखा तो एक रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। एक रिजल्ट हम ये बोल सकते थे, और हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज़, ठीक है ना, आर की जगह 1 रखोगे, आर की जगह 2 रखोगे, आर की जगह 3 रखोगे, सारे आ जाएंगे। ये किसके बराबर है, इनके, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, मॉड, ठीक है ना। हमने दोनों तरफ मॉड ले लिया, तो जब मैं दोनों तरफ मॉड लूँगा तो एन पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम मॉड लेंगे, तो ये मॉड लेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, है ना, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक, ठीक। और यहाँ पर कितना आएगा, z माइनस एल्फा r आएगा, आगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड z1 z2 जो होता है बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरे पे मॉड लगा हुआ है या इंडिविजुअल पे मॉड लगा है, एक ही बात है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक, ठीक है। इंडिविजुअल पे मॉड लगा लो, एक ही बात है ना। फील कर लेना यहाँ से फील कर लेना, ठीक है। ये पूरे पर मॉड है, तो अलग अलग पे मॉड लगा लो, एक ही बात है, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ आ गई, क्लियर है। अब यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है इसके बाद। यहाँ तक आ गया, ठीक। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब जो z है ना, z क्या है, z माइनस एल्फा r, है ना। अच्छा, z तो हमने 1 रखा था, z हमने क्या रखा था, 1 रखा था। हमने गड़बड़ कर दिया इस क्वेश्चन में, यहाँ तक जब हमने प्रूव करवाया तो हमने क्या करा, z की जगह 1 रखा था, z की जगह 1 रखा था। तो जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ पे आप 1 रखते जाइएगा। तो z की जगह 1 रख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर भी z की जगह 1 रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले वाली स्टेप में भी अगर मैंने z की जगह 1 नहीं रखा था तो z की जगह 1 रख दीजिएगा, क्योंकि हमने z की जगह 1 रखा है तब ये चीज़ n आई थी, ठीक है। और बराबर में z की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस एल्फा 1 1 माइनस एल्फा 2, तो ये चीज़ आएगी। तो इससे पिछली वाली स्टेप का ध्यान रखिएगा। इससे पिछले वाली स्टेप क्या रही होगी, इससे पिछले वाली स्टेप रही होगी 1 माइनस एल्फा r, ठीक है, प्रोडक्ट r इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक। और जब हमने मॉड लिया होगा तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। यहाँ 1 कर लीजिएगा अगर z की जगह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि z इक्वल्स टू 1 हम रख चुके हैं, राइट। अच्छा, अब बात आती है इसके आगे चलते हैं। देखिए, इसके आगे चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये एल्फा आ रहा है ना। अच्छा, एल्फा क्या है, e की पावर आइटा 2πn, है ना। एल्फा क्या है, एल्फा क्या है, e की पावर आइटा 2πn, यही तो है। और एल्फा r है, एल्फा r का मतलब जैसे एल्फा है, एल्फा 1 है तो ये आएगा, एल्फा 2 होगा तो 4πn हो जाएगा, है ना। तो एल्फा r क्या हो जाएगा, एल्फा r हो जाएगा इसकी पावर r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर आइटा 2r/n। चीज़ों को समझें, अच्छे से समझें, चीज़ों को लिंक करें। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम दिखने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये चीज़ ऐसे लिख ली, ये समझ में आया, ठीक है। एल्फा क्या है, एल्फा क्या है, e की पावर आइटा 2πn है। एल्फा क्या है, e की पावर आइटा 2πn है, और r साथ में आ रहा है, एल्फा 1 तो 1 हो गया, एल्फा 2 तो 2 हो जाएगा, है ना। तो मैंने r लिख दिया, राइट। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ आपके मॉड में है ना, क्या है, मॉड में, ठीक है। तो मॉड में अगर हम इसका निकालें 1 माइनस e की पावर आइटा 2r/n का हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए, यही तो है। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एल्फा r, एल्फा r क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। हमें इसका क्या चाहिए बेटा, मॉड चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, 1 माइनस कॉस 2r/n लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2r/n लिखेंगे, प्लस माइनस आइटा साइन 2r/n लिखेंगे, ठीक है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया है, इसकी जगह e की पावर आइटा थीटा की जगह लिखा है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। e की पावर आइटा थीटा की जगह क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, लिख लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस, है ना, लफड़ा, 1 माइनस कॉस लफड़ा होता है 2 साइन स्क्वायर लफड़ा/2, है ना, 2 साइन स्क्वायर लफड़ा/2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन, है ना, r/n और कॉस r/n। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अगर मैं चीज़ों को आगे लिंक करूँ, है ना, यहाँ तक आने के बाद अगर मैं चीज़ों को आगे लिंक करूँ तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन r/n कॉमन आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कितना आ रहा है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। मॉड में बचेगा साइन r/n, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया, ठीक है, अंदर बचेगा साइन r/n और बचेगा माइनस का आइटा कॉस r/n। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक। और हम सब जानते हैं इसका मॉड 1 होता है, इस सबका मॉड क्या होगा, इसका मॉड 1 हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क क्या पड़ रहा है, इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मॉड 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आया क्या, अल्टीमेटली मेरे पास आ गया ये 2 मॉड साइन r/n।
समझ में आ गया? तो कहने का मतलब मेरे पास आया क्या, मैंने इसकी वैल्यू निकाली है ना, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, तो मैंने ये रखा तो मेरे पास ये आया, उसके बाद मैंने ये सॉल्व किया, ये आ गया, राइट। तो मेरा जो एक्सप्रेशन था ना, कौन सा वाला एक्सप्रेशन याद करो, कौन सा एक्सप्रेशन था मेरा एक्सप्रेशन था ये प्रोडक्ट, यही था ना, n बराबर यही था प्रोडक्ट, r=1 से लेकर n-1 तक था, करेक्ट है, यही था मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। और ये चीज़ लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी अंदर, ये चीज़ लिखी हुई थी मॉड में, ये लिखी हुई थी, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 2 के, और मॉड साइन r/n के बराबर आ गया। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। श्योर है? किसी को कहीं भी दिक्कत होनी तो कहीं भी नहीं चाहिए दिक्कत, मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं दिक्कत नहीं, मैंने एक एक चीज़ ओपन करके दिखाई है, पर मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करने वाला हूँ, और इसीलिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है ना। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा, श्योर। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद क्या करना है बच्चे को, अब देखिए, आप एक बताओ, आर बड़ा है कि एन बड़ा है, ऑब्वियसली बात है एन बड़ा है, तो r/n जो होगा वो 1 से छोटा होगा, r/n अगर 1 से छोटा है तो पाई r/n जो होगा पाई से छोटा होगा। मैं रिपीट करता हूँ, देखो r 1 से चालू होगा, ऑब्वियसली बात है n से छोटा होगा, तो r/n जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर r/n 1 से छोटा होगा तो r/n जो होगा वो पाई से छोटा होगा, ठीक है। अगर ये पाई से छोटा होगा तो 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया बेटा, क्या बन गया, 2 sin r/n। बातों को समझो, क्या बोला टीचर ने कि अभी r जो है वो तो 1 से चालू होगा और n-1 तक जाएगा, तो नीचे तो n है, तो अनुपात 1 से कम ही आएगा, तो दोनों तरफ जब पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ पाई से कम आएगी, और नेगेटिव हो नहीं सकती r/n तो पॉजिटिव होगा। तो चूंकि ये चीज़ 0 से पाई के बीच में होगी, तो 0 से पाई में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से आपने मॉड हटा दिया। अब आपका एक्सप्रेशन ये बन गया सुंदर एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा चलिए, अब यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ तक आने के बाद अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसमें 2 कितनी बार बाहर आएगा, प्रोडक्ट है भाई, 2 की पावर n-1 बार, 2 कितनी बार बाहर आएगा, 2 की पावर n-1, ये प्रोडक्ट है, 2 फिर 2 की पावर n-1 बार बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास r=1 से लेकर n-1 तक साइन r/n। क्लियर? तो यहाँ से एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ, एंड द रिजल्ट इज उसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, n/2 की पावर n-1 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ r=1 से लेकर n-1 तक साइन r/n, ठीक है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना। जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में हम कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट बनते हैं, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 क्यूब थीटा, एक सीरीज हम पढ़ते थे, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। क्या बना फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला बन गया n/2 की पावर n-1 बराबर आ गया साइन, क्या आएगा, π/n, फिर क्या आएगा साइन, है ना, फिर आएगा 2π/n, ठीक है, ऐसे आएगा साइन, ठीक है ना, n-2 π/n, ठीक है, और फिर क्या आएगा साइन n-1 π/n, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर बच्चा इसको गौर से देखे और उसे याद रखे कि, है ना, ये रिजल्ट हमारे पास है। एक ऐसा रिजल्ट भी हमारे पास है जिसमें साइन की सीरीज़ का प्रोडक्ट हमारे पास है, साइन π/n, साइन 2π/n, साइन 3π/n, साइन 4π/n। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। अच्छा, अब बात आती है, देखिए इसमें एक चीज़ और है, वो भी देखिए आप, हम यूज़ कैसे करेंगे ना, तो एक चीज़ और देखिए इसमें, वो देखिए लास्ट वाली स्टेप को देखिएगा क्या हो रहा है ना, लास्ट वाली स्टेप को देखिए, तो साइन n-1 π/n, इसको अंदर ले जाएंगे, है ना, जब π/n को अंदर लेंगे तो ये बनेगा साइन पाई माइनस π/n, तो ये क्या बन गया, ये साइन π/n बन गया, करेक्ट है। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, बराबर है ना भाई, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, समझ में आ गया कैसे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले पे जाऊँ तो साइन, है ना, n-2 π/n, ठीक है, इसको अंदर ले जाते हैं, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा साइन, है ना, π-2 π/n, π-2 π/n, तो क्या बनेगा साइन 2 π/n बनेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो एक रिजल्ट आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, एक रिजल्ट तो है ही,
रिजल्ट आपके पास हमेशा ये। दूसरा रिजल्ट क्या हो गया, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, स्क्वायर। एक रिजल्ट ऐसे भी बन सकता है। तो एक रिजल्ट हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इसका आप ध्यान रखिएगा, है ना, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हमें डील करना है। क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको मेहनत नहीं करनी है पेपर में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन, है ना, π/7, ठीक है, साइन। क्वेश्चन क्या है, 2π/7, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन 3π/7 आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम ये है कि नीचे 7 लिखा हुआ है ना, π/n, याद करो आप, यहाँ पर n होता है, n, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो क्या है, जब यहाँ n है ना, जैसे r/n है, तो यहाँ n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जानी चाहिए, n-1 तक जानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। जब आप मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में ये आएगा कि भैया अगर यहाँ पर n है तो यहाँ n-1 तक होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे 7 है तो 6 टर्म्स होनी चाहिए, अगर यहाँ पर 5 है तो 4 टर्म्स होनी चाहिए, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 टर्म्स होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर n में 7 है तो 7 है, इसका मतलब 6 टर्म्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो 6 होनी चाहिए, है ना, और यहाँ पर है 3। तो हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले सुनते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने n के लिए 7 ले ली, वो तो लेनी पड़ेगी क्योंकि मुझे π/7 दिख रहा है, ठीक है। n के लिए 7 ले ली, जब मैंने n के लिए 7 ली तो ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा, नीचे कितना आएगा, 2⁻6 आएगा। क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ, जब मैंने n के लिए 7 ली तो यहाँ से आएगा 7/2⁻6। जब मैंने n के लिए 7 ले ली तो वहाँ पर कितना आएगा, बराबर आएगा साइन π/7, ठीक है। फिर क्या आएगा, साइन 2π/7, है ना, मैं सब हटा देता हूँ, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन π/7, साइन 2π/7, ठीक है। ये आएगा साइन, है ना, 3π/7 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा साइन, है ना, 4π/7 आ जाएगा, ठीक है, साइन। और ये आएगा 5π/7, ठीक है। और ये आएगा साइन, है ना, 6π/7 आ जाएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया। आने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये तो ऑब्वियसली बात है कि इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ π-π/7, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, π-2π/7, ठीक है ना। तो ये चीज़ साइन π/7 है, ये चीज़ भी साइन π/7 है, ये चीज़ साइन 2π/7 है, ये चीज़ भी साइन 2π/7 है, ये साइन 3π/7 है, ये भी साइन 3π/7 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 7/2⁻6 बराबर आएगा साइन स्क्वायर π/7, आगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2π/7, और क्या आएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, 3π/7। आ गया, समझ में आ गया। बस जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। अच्छा, किसी की भी वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, सारे पॉजिटिव एंगल है, तो जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। तो आंसर कितना आएगा, √7/2 है ना, बराबर आ जाएगा साइन π/7, ठीक है, साइन, है ना, 2π/7, ठीक है, और साइन 3π/7, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस को करने की, है ना। दिस इज अप्रोच, दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच, दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच है। पर ध्यान रखिएगा, जब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा तो पहले मैंने क्या सोचा, सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि भैया यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो 7 दिख रहा है, इसका मतलब कम से कम 6 टर्म होने चाहिए, मतलब 6 टर्म होनी चाहिए। 6 कैसे बनाई मैंने, तो उसको हमने ऐसे लिखा। उसके बाद हमने देखा कि ये चीज़ भैया और ये चीज़ सेम है, ठीक है, ये चीज़ भैया और ये चीज़ क्या है, सेम है, ये चीज़ भैया और ये चीज़ सेम है, तो हमने स्क्वायर कर दिया और फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब इसमें और हम क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, कैसे करेंगे, ठीक है। एक मेथड तो हमारे पास ये आ गया, है ना, ये एक मेथड था, है ना, इसको मैंने साइड में लिख लिया है। ये एक तरीका मैंने आपको बताया, अप्रोच बताया। अब मैं आपको एक मेथड नंबर 2 भी डेवलप करता हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2 कैसे डेवलप करेंगे, देखिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। हमने अभी एक रिजल्ट लिखा था 1 + z + z² + z⁻n-1 बराबर क्या लिखा था मैंने, z-α1 z-α2 और ये आएगा z-α(n-2), ठीक है, और z-α(n-1), ठीक है। ये रिजल्ट हम लिख चुके हैं पहले, राइट। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था उस समय कि α(n-1) जो होता है वो α1 बार के बराबर होता है, α(n-2) जो होता है वो α2 के बार के बराबर होता है। ये बात हम बोल चुके हैं भाई, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बार होते हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बार होते हैं, राइट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ पेयर बना दिया, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ पेयर बना दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बनेगा z-α1 z-α1 बार, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अच्छा, इधर क्या बनेगा, z-α2, है ना, और z-α2 बार, एक ये पेयर बन जाएगा। ऐसे पेयर बनते जाएंगे, है ना, पेयर बनते जाएंगे, डिपेंड करेगा इनके ऊपर कितना है इन्हें, उसके हिसाब से पेयर बनते जाएंगे, क्लियर। अच्छा, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, z² आएगा,
अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बार z आएगा, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा 1 बार आएगा, आ गया, ठीक है ना, ये आ जाएगा, श्योर। अच्छा, इसके अलावा जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर आएगा, ठीक है, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 बार z आएगा, प्लस अल्फ़ा 2 बार आएगा, ठीक है, चलता जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद है ना, थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये तो हम ड्राइव कर ही चुके हैं रिलेशन, है ना, ये रिलेशन तो हम ड्राइव कर ही चुके हैं, इसको हटा दिया मैंने, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा लिंक करने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा चीज़ें लिंक करूँगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बार, है ना, अल्फ़ा 1 क्या होता है भाई, e की पावर आइटा 2 पाई बाय n, और अल्फ़ा 1 बार क्या होता है, e की पावर माइनस आइटा 2 पाई बाय n, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। दोनों को जब ऐड करते हैं तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बार क्या आएगा, 2 कॉस, भाई साइन वाली टर्म तो कट जाएंगी ना, साइन वाली टर्म तो कट जाएंगी, क्योंकि ये आइटा प्लस में आएगा और ये प्लस माइनस में आएगा, तो कट जाएंगी, तो क्या आएगा, 2 कॉस 2 पाई बाय n आएगा, क्या आएगा, 2 कॉस 2 पाई बाय n आएगा, श्योर, लिख दूँ तो z स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2 पाई बाय n आएगा, z आएगा, ठीक है। और अल्फ़ा 1 बार क्या होगा, मॉड अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, है ना, अल्फ़ा 1 बार, आप ही बता दो क्या होगा। अरे जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर जुड़ेंगी तो e की पावर प्लस आइटा और ये माइनस आइटा सेम ही है, जुड़ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, श्योर, ये चीज़ 1 आ गई, ठीक है, तो ये चीज़ 1 आ जाएगी। और सिमिलरली बस यही काम आप यहाँ कर लो, यहाँ पर भी क्या होगा, z स्क्वायर आएगा, ठीक है, पर यहाँ पर क्या आएगा, 2 और cos 4 पाई बाय n आ जाएगा, z आ जाएगा प्लस 1, ऐसे चलता जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, है ना, फाइनल रिजल्ट क्या आया मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आया वो ये आया, क्या निकल कर आया कि मेरे पास आया 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर n-1 बराबर निकल कर आया ये रिजल्ट, क्या निकल कर आया, जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस, है ना, 2 पाई बाय n जेड प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से रिजल्ट आया, कितना आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस, है ना, 4 पाई बाय n जेड प्लस 1, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। अब चीज़ें लिंक कर रहा हूँ मैं, लिंक करते समय ध्यान रखना भी, अच्छे से देखना, हम करेंगे, हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना है हमें, है ना, जहाँ पहुँचने वाले हैं वहीं पहुँचेंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट अच्छा लगे तो पहला यूज़ करिए, दूसरा यूज़ लगे तो दूसरा करिए, ये आपको डिपेंड करना है, ठीक है। अब मैंने z की जगह 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया तो ये n हो गया, इधर आ जाइए। जब मैंने z की जगह 1 पुट करा तो ये आएगा 1 प्लस 1 2, है ना, 1 प्लस 1 2, और ये तो 1 हो गया, तो ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस ही बचेगा, ठीक है, 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस क्या बचेगा, 2 पाई बाय n बचेगा, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पर भी z की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी 2 आएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, 2 कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 4 पाई बाय n बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे बचता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस लफड़ा क्या होता है, 1 माइनस कॉस लफड़ा होता है 2 साइन स्क्वायर लफड़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर लफड़ा बाई 2, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस कॉस लफड़ा क्या होता है, 1 माइनस कॉस लफड़ा होता है 2 साइन स्क्वायर लफड़ा बाई 2, है ना, ऐसे चलते रहेंगे, क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, कितना आएगा, ये 2 स्क्वायर आया, फिर है ना ये भी 2 स्क्वायर, ऐसे 2 स्क्वायर करके आता जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, n बराबर, है ना, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय n, फिर अगला वाला आ जाइए, अगला वाला क्या लिखा हुआ बेटा, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वही रिजल्ट है जो मैंने अभी आपको दूसरे तरीके से ड्राइव किया था, ठीक है, सेम रिजल्ट है, रिजल्ट भी सेम ही है, ठीक है। होगा क्या, अभी 2 स्क्वायर नीचे आ जाएंगे, है ना, वो आते जाएंगे, डिपेंड करेगा n के ऊपर, n कितना है, n के ऊपर डिपेंड करेगा, मान लो n 3 है, सपोज n 3 है तो 2 स्क्वायर 3 बार आ जाएगा, है ना, इस तरह से सीरीज, इस तरह से अपने पास आता जाएगा, है ना, सॉरी n 3 नहीं है, n 7 है, अगर n 7 है तो 6 बनेंगे ना, n 7 है तो 6 बनेंगे, 6 बनेंगे तो उसमें से 2 के 3 जोड़े बन जाएंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, कौन सा वाला, साइन पाई बाय 7, साइन 2 पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 7, वो क्वेश्चन आप इससे एक लाइन में कर सकते हैं, इस रिजल्ट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था याद करो, है ना, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास साइन, है ना, पाई बाय 7
साइन 2π/7, ठीक है, और साइन 3π/7। ये क्वेश्चन था, यही था ना क्वेश्चन तो यही था, साइन π/7, साइन 2π/7, साइन 3π/7। ये मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये रिजल्ट यूज़ कर लिया। कौन सा वाला? ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया। n की जगह 7 रख दिया। तो n की जगह जब हमने 7 रखा, है ना, n की जगह हमने क्या रखा? 7 रखा। जब आपने n की जगह 7 रखा ठीक, तो जब आपने n की जगह 7 रखा तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर π/7, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आएगा? 2 स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 2π/7, है ना, यही आएगा, ठीक है। और तीसरा आएगा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 3π/7, यही आएगा। यहाँ से आ गया रिजल्ट। बस सीधी सी बात है, n की जगह 7 रख दो, रिजल्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया ना। अच्छा, यहाँ से 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितनी बार आ गया भाई? 6 बार आ गया। तो 7/2 की पावर 6, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ से? साइन स्क्वायर आएगा π/7, फिर साइन स्क्वायर 2π/7, ठीक है, और साइन स्क्वायर 3π/7। श्योर? आ गया? बस आप अंडर रूट ले लीजिए। तो आंसर कितना आएगा? √7/2 का पावर 3, राइट। इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है ना, इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो ट्रिक आपको मैंने बताई दी है, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई दी है, डायरेक्ट फॉर्मूला। वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर ही सकते हैं, है ना। तो जिसको जैसा ठीक लगे, किसी को लगता है मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, किसी को लगता है मैं वैसे कंफर्टेबल हूँ, वॉट एवर यू फील कि आपको लगता है जैसे आपको जाना है वैसे जाइए, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है सेकेंड रिजल्ट की। ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अगर हम z की जगह -1 रख दें तो क्या होगा? ना तो क्वेश्चन इज इसी में बी पार्ट, अगर हम z की जगह -1 रख दें तो क्या होगा? भाई आपने 1 रखा, कोई दिक्कत नहीं है, z की वैल्यू 1 रख के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इट्स ओके, है ना। ये रिजल्ट हमारे काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब आती है बात, है ना, अब नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आता है, अगर हम z -1 रख दें तो क्या होगा? सोचना, समझना और फिर अपन आंसर लेते हैं, ठीक है। z अगर -1 है तो क्या होगा? इसमें दो बातें होंगी। कैसे दो बातें होंगी? देखिए, अगर n सम है, समझना, n सम है, n की वैल्यू आप 4 ले लो, n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। n सम समझाने के लिए n सम है, अगर n सम है तो n की वैल्यू 4 ले ली मैंने। अगर मैंने n का मान 4 ले लिया तो ये कहाँ तक जाएगा? क्यूब तक जाएगा। तो 1 + z² + z³ + z की पावर 4, ठीक है। अगर n सम है तो n की जगह मैं 4 रखूँगा। जब n की जगह 4 रखूँगा तो 1 + z + z² + z³ आएगा, ठीक है। अच्छा, z कितना है? -1। z कितना है? -1। कितना आंसर आएगा? 1 + 1 -1 + 1, ठीक है। मैंने गलत लिखा है, अरे यार, ओहो। n के लिए जब मैं 4 रखूँगा तो ये 3 तक आएगा ना, ये आएगा, ठीक है। 1 + z + z² + z³ आएगा, करेक्ट है। जब मैंने n के लिए 4 रखी तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये आने के बाद क्या करेंगे? z की जगह -1 रखो। z की जगह -1 रखेंगे तो क्या होगा भैया? z की जगह -1 रखेंगे तो 1 - 1 + 1 - 1 और 0 आ गया। कितना आ गया? 0, ठीक है। तो अगर n भाई z अगर -1 है और n सम है तो कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड वाली 0 हो जाएगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ 0 होगी। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। 0 होगी जब n सम है, ठीक है। अच्छा, अगर n मैंने 3 ले लिया, सपोज n क्या ले लिया? 3, भाई n विषम ले लिया। तो अगर मैंने n 3 ले लिया तो यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आएगा? z² तक आएगा। 1 + z + z² तक आएगा, ठीक है। 1 + z + z² तक आएगा। z कितना है? -1। z कितना है? -1। z की जगह -1 रखेंगे तो 1 - 1 खत्म, 1 आएगा। कितना आएगा? 1, ठीक है। तो 1 आएगा जब n विषम होगा, ठीक। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आनी तो चाहिए। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। जब आप z की जगह -1 रखने वाले हैं तो डिपेंड करेगा n क्या है, n कैसा है। अगर n सम है तो ये वाली चीज़ 0 फील देगी मुझे, अगर n विषम है तो ये वाली चीज़ मुझे 1 का फील देगी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। अच्छा, राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में क्या होगा भाई? ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की कहानी, है ना। अच्छा, अगर हम राइट हैंड साइड की कहानी पे चलते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की कहानी है। राइट हैंड साइड में क्या होगा? अगर हमने z की जगह -1 रखा, है ना, अगर हमने z की जगह -1 रखा तो ये भाई साहब ये तो 1 ही रहेंगे, है ना, ये 2 ही रहेंगे। 2+ आ जाएगा इस बार, 2+, है ना। तो इधर 2+ आएगा इस बार, 2+ cos 2π/9 आएगा, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है सर। इधर कितना आएगा? 2 + 2 cos 4π/9 आएगा, है ना, ऐसे आता जाएगा। समझ में आ गया? श्योर है? तो अगर हमने z की जगह -1 रखा है तो ये आ जाएगा, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 + cos लफड़ा, 1 + cos लफड़ा होता है 2 cos² लफड़ा/2, ये आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पर भी सेम ही काम होगा। क्या होगा यहाँ पर भी, है ना, 1 + cos लफड़ा क्या आएगा? 2 cos² लफड़ा/2 आ गया, क्लियर।
तो रिजल्ट आ गया अपने पास, ये कॉस की टर्म्स में आ गया, वो साइन की टर्म्स में आया था। तो ये रिजल्ट मैंने निकाला था, ये साइन के टर्म्स में था, और जो रिजल्ट निकाला है वो कॉस के टर्म्स में। रिजल्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0 और 1, डिपेंड करेगा n के ऊपर, 0 और 1 डिपेंड करेगा n के ऊपर। किसके बराबर आ गया, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय n, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय n, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 और 1 का ध्यान रखिएगा, 0 कब आएगा, जब n सम है, ठीक है, और 1 कब आएगा, जब n विषम है। इस बात का बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें आप, समझ में आ गया। तो चलिए प्लानिंग हमारी हो गई यहाँ तक, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर देख लेते हैं हम लोग, बहुत आराम से रिजल्ट को समझें, चीज़ों को देखें, अगर आप कर पाएंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके सामने, और पहले वाले पार्ट पर आइए, है ना, पहले वाले पार्ट पर आते हैं, है ना। पहले वाले पार्ट को थोड़ा फील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, r बराबर 1 से लेकर 5 तक, लेकिन नीचे 11 दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, 11, ठीक है ना। तो यानी क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास है साइन पाई बाय 11, ठीक है, फिर साइन 2 पाई बाय 11 है, करेक्ट है, ये अपन को दिख ही रहा है, ठीक। और लास्ट कहाँ तक जाना है अपन को, साइन 5 पाई बाय 11 तक, ठीक। अब दो तरीके हैं, एक तो मैंने रिजल्ट लिखवाया था ना डायरेक्ट n/2n-1 वाला, वो रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है, वहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है मैंने आपको समझाया था, वो 3 वाला क्वेश्चन लेके, सेम तरीका। यहाँ पर 5 दे रखी है, लेकिन यहाँ पर 11 है, तो 10 होनी चाहिए थी टर्म्स। कितनी होनी चाहिए, 10 टर्म्स होनी चाहिए थी। तो 10 टर्म होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 5 ही है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर वाला फंडा लगाना है, ठीक है। तो या तो उस फॉर्मूले से कर लीजिए, मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, है ना। ये दिख रहा है आपको, अच्छा n का काम कौन कर रहा है, 11 कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, 11 कर रहा है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में n की जगह 11 रखिए। तो आप n की जगह 11 रखेंगे तो 11 आएगा, बराबर कितना आएगा, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 11, ठीक है। आगे चलिए, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 11, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कितना आएगा, 2 स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर 5 पाई बटा 11, ये आ जाएगा, समझना आ गया, बस काम खत्म। तो 11 हो गया, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो 2 की पावर 10, है ना। तो 11 बटा 2 की पावर 10 का अंडर रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा साइन पाई बाय 11, ठीक है, साइन 2 पाई बाय 11, और लास्ट में आता है साइन 5 पाई बाय 11, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट 11 बटा 2 की पावर 10, ठीक है, अंडर रूट 11 बटा 2 की पावर 10 का अंडर रूट, है ना, मतलब 2 की पावर 5 बोल सकते हैं इसको चाहे तो, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो एक लाइन में आ गया डायरेक्ट, ठीक। एक फंडा जो मैंने बताया था n/2 की पावर n-1, उससे भी कर सकते थे। तो n/2 की पावर n-1 लगा के फिर अंडर रूट ले लो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप जैसा ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्टाइल है ऐसे क्वेश्चन को करने का, राइट। अच्छा, और अब बात आती है कॉस की। सेकंड वाला क्वेश्चन किसका है, कॉस का है। तो कॉस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए कॉस के लिए रिजल्ट हमारे पास है। तो अगर मैं बी वाले पार्ट पर जाऊँ, ठीक, तो बी वाले पार्ट में क्या रखेंगे, आर की जगह 1 2 3 रख देंगे। तो कॉस पाई बाय 11, ठीक है, कॉस 2 पाई बाय 11, कॉस 5 पाई बाय 11, ठीक है। तो कॉस पाई बाय 11, कॉस 2 पाई बाय 11 एंड सो ऑन कॉस 5 पाई बाय 11, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सेम फंडा आप यहाँ लगा लीजिए, है ना, दिख रहा है ये वाला फंडा आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा अब देखो n कितना है, n तो 11 है, n कैसा है, 11 है, ठीक है ना। n कितना है, 11, कैसे पता चला, r पाई बटा 11 है, तो n 11 है, ठीक है। तो चूंकि n 11 है ना, n 11 है, यानी n कैसा है, पहले बताओ, सम है कि विषम है, n 11 यानी विषम है, विषम है तो वैल्यू क्या लेंगे, 1, ठीक है। अगर n 11 है यानी विषम है तो वैल्यू क्या लेंगे, 1। तो 1 बराबर यहाँ से कितना आएगा, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय n आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय n आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब 5 टर्म है तो 5 तक जाना है अपन को, यानी 5 पाई बाय 11 तक आएगा, 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 11 तक आएगा, समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ से 2 की पावर 10 आएगा, कितना आएगा, 2 की पावर 10 आएगा। 2 की पावर 10 को बटे में ले जाके अंडर रूट ले लो, ठीक है। 2 की पावर 10 को अंडर रूट में जाके बटे में अंडर रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाय n, ठीक है, और कॉस 2 पाई बाय n, ये आपका आंसर आ चुका है, खूबसूरत, ठीक है। और कॉस 5 पाई बाय 11, कॉस 5 पाई बाय 11, ठीक है, 2 पाई बाय 11, ठीक है, कॉस पाई बाय 11, यहाँ पर 11, ठीक है, और यहाँ पर भी 11,
राइट। समझ में आगे मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बस सिंपल मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, डायरेक्ट एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। करना क्या, एन देखा, एन 11 है, एन 11 यानी एन विषम है, एन विषम है तो वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 लेने के बाद ये 5 टर्म आ गई, 2 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, यानी 1/2 की पावर 10 आएगा। 1/2 की पावर 10 का अंडर रूट लेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट ले तो ये आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। तो दिस इज़ माई आंसर, करेक्ट। तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये वाला तो मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ 2 तरीके से, तो ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से करा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे ना सब। कैसे करेंगे, सेम रिजल्ट आपको यूज़ करना है, राइट। और π/7 लिखा हुआ है तो n कितना हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं ए पार्ट देखूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं ए पार्ट देखूँ तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में, इसमें लिखा हुआ है cos π/7, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, cos 2π/7, cos 3π/7, समझ आ गया। तो cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, पक्का यही आया, ठीक है। पहले बताओ n का काम कौन कर रहा है, n का काम तो 7 कर रहा है। n का काम अगर 7 कर रहा है इसका मतलब n कैसा है बेटा, विषम है। अगर n विषम है तो क्या लूँगा, 1, ठीक है। n विषम है तो क्या लूँगा, 1, ठीक है। तो देखते हैं ना मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से देखना भाई। n क्या है, विषम, राइट। n विषम है तो यहाँ 1 आएगा, बराबर में क्या आएगा, 2 स्क्वायर 3 बार आएगा, है ना। तो 2 स्क्वायर cos स्क्वायर π/7, ठीक है। फिर ये आएगा 2 स्क्वायर cos स्क्वायर 2π/7, ठीक है। और फिर आएगा 2 स्क्वायर cos स्क्वायर 3π/7। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बस आप देख लीजिए, 2 स्क्वायर 2 की पावर 6, अंडर रूट लेंगे तो 1/2 की पावर 3, अंडर रूट लेंगे तो 1/2 की पावर 3। तो ये आपका आंसर है ऐसे क्वेश्चंस का। रिजल्ट याद रहते हैं तो वेल एंड गुड है, रिजल्ट अगर याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 2 की पावर 6 है ना, तो 1/8 इसका आंसर हो, कर लेंगे। तो रिजल्ट याद है तो फटाफट हो जाता है, रिजल्ट याद नहीं है थोड़ा मेहनत लग जाती है। फिर भी मैं ऐसे क्वेश्चन को सजेस्ट करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 से करो, ज़्यादा अच्छा पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये सब लफड़े मेरे को ज़्यादा कम समझ में आते हैं, मुझे लगता है कि ट्रिगो फेज़ 1 से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।